आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रकृति के अंदर प्राणियों की रक्षा करने के लिए बहुत सारे उपाय दिखाई पड़ते हैं। हम देखें कि वायुमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है जो कि पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, जिससे जीवधारी अपना जीवन जीते हैं, बचे रहते हैं। समुद्र के अंदर विशाल जल राशि देखने को मिलती है। तूफान समुद्र के अंदर आते रहते हैं, सुनामी आती रहती है। तटवर्ती क्षेत्रों में लोग भी रहते हैं। इसी तरह से वनीय क्षेत्र भी होता है, जंगल भी होते हैं, जीव जंतु रहते हैं। तो अगर सुनामी आ जाए या बहुत बड़ा तूफान आ जाए तो ऐसे में प्राणियों की हानि हो सकती है। जो कुछ भी ढांचा इंसानों ने बनाया होता है वो सब नष्ट हो जाता है। तो उसकी रक्षा करने के लिए हम कह सकते हैं प्रकृति ने एक दूसरे घटक के तौर पर प्रवाल भित्तियों का, प्रवालों की दीवारों का निर्माण किया है, जो कि समुद्र की धाराएं, जो तूफान होते हैं, उनको रोकने का काम ये जो दीवार होती है ये करती है। अब सवाल ये होता है, जो प्रवाल शब्द है ये आता रहता है, तो कोरल पॉलिप्स जो होते हैं वो छोटे से जीव होते हैं। अब जब जीव की बात आ रही तो जीव कहीं ना कहीं रहेंगे, किसी न किसी, जैसे कि लोग मकानों में रहते हैं तो ये जीव भी जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, जो पॉलिप जीव होते हैं, ये छोटे से होते हैं। ये समूह बना करके रहते हैं। समूह बना करके किसी न किसी, मानी बात है कि जैसे हम लोग को मकान चाहिए होता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक छोटा सा खोल बना लेते हैं और फिर समूह बना करके उसी खोल के अंदर ये रहते हैं, क्योंकि जल से कैल्शियम मिल जाता है। तो जब ये खोल बना के रहने लगते हैं तो समय के साथ फिर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इनका अस्थि पंजर जो ढांचा होता है उसी खोल के अंदर रहता है। वो खोल जो है वो समुद्र की सतह में बैठ जाता है। फिर जो है वो खोल बनाए जाते हैं, नए जीव होते हैं जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, वो फिर एक ढांचा बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो समय के साथ एक समुद्र पर लेयर जो है वो, परतें जो है वो यानी कैल्शियम कार्बोनेट की, वो जमने लगती है और बीच में फिर गारा आ जाता है, उससे ये जुड़ती जाती हैं परतें, और फिर चट्टानों के दबाव से जो है वो एकदम कठोर हो जाती हैं चट्टानें, चूने की चट्टानें हो जाती हैं, और समय के साथ ही फिर जल से बाहर भी आ जाती हैं और काफ़ी लंबी भी होती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर माने अवरोधक का मतलब है जो तूफान आता है, जो सुनामी आती है, जो धाराएं आती हैं वेग के साथ, उनको रोकने का काम, अवरोध करने का काम। इसलिए ग्रेट बैरियर, महान अवरोधक, यानी अगर बहुत बड़ा तूफान भी हो तो उसको रोक लिया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ के द्वारा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हुई, लगभग 2000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है, 16 किलोमीटर चौड़ी है, और ये तट से थोड़ा दूर निर्मित हुई है। अभी आपको प्रवाल भित्तियों के प्रकार भी इसमें हैं। तो क्योंकि ये छोटे से जीव होते हैं और खोल के अंदर रहते हैं, समूह बना के रहते हैं, तो कुछ शर्तें होती है वहीं पर, यानी समुद्र के अंदर हर जगह इनका विकास नहीं होता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का इलाका अगर ले लिया जाए, वहाँ इनका विकास होता है। यानी हम ये कहें कि अगर हम पृथ्वी को ऐसे ले लें, यानी पृथ्वी को ले लें और ये भूमध्य रेखा यहाँ पर एक खींच दें, तो 30 डिग्री अगर हम यहाँ एक रेखा मान लेते हैं, 30 डिग्री की यही उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो बीच के इलाके में इनका विकास समुद्र के अंदर होता है। और यहाँ पर क्योंकि गर्म जल होता है तो गर्म जो पानी चाहिए होता है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होगा। ठंडे पानी में डेवलप नहीं होते हैं, पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। इसी तरीके से शांत जल होना चाहिए, क्योंकि समूह बना करके रहते हैं। तो अगर पानी के अंदर उथल पुथल होती रहेगी, हलचल होगी, तो इनका समूह बिखर जाएगा। तो इसलिए शांत जल जहाँ होता है वहीं पर ये प्रवाल जीव जो मतलब पॉलिप जीव होते हैं, वहीं पर प्रवाल भित्तियों का विकास आपको दिखाई पड़ेगा। ये जीव जो पॉलिप जीव है वहीं पर डेवलप होते हैं शांत जल में, क्योंकि समूह बना के रहते हैं। इसी तरीके से तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का चाहिए होता है। गंदा पानी, यानी ऐसा पानी जैसे डेल्टाई इलाका होता है, तो गंदे पानी में इनका विकास नहीं होता। जैसे मनुष्यों के द्वारा, इंसानों के द्वारा देखिए, जब लोग नदी में, झील में, तालाब में कहीं नहाते हैं तो क्या गंदा पानी रहता है वहाँ नहाने लगते हैं? नहीं, पानी जहाँ साफ होता है वहीं नहाते हैं। तो स्वच्छ जल में इनका विकास होता है, लेकिन जो ताज़ा जल होता है, ठंडा पानी, वहाँ नहीं होता है। पानी ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा गर्म हो, साफ हो, और साथ साथ में उसमें लवणता भी पर्याप्त होनी चाहिए, नमक भी होना चाहिए। ऐसी जगह पर जहाँ नमकीन पानी नहीं एकदम, वहाँ इनका विकास नहीं होता है। लवणता पर्याप्त होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लवणता हो, ना बहुत ज़्यादा कम हो, बीच का। जैसे हम लोग खाने में इतना ही नमक हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, मनुष्यों के द्वारा भी किया जाता है, जितना कि सूट करता है, उसी तरीके से पानी में पर्याप्त लवण होता है, वहाँ इनका विकास, इन जीवों का विकास देखने को मिलता है। शांत जल होता है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश के बीच में इनका विकास दिखाई पड़ता है। पानी गंदा नहीं होना चाहिए, तो डेल्टाई इलाकों में जहाँ नदी समुद्र के अंदर अपना पानी छोड़ती है तो वो इलाका डेल्टा का रहता है, वहाँ गाद मिट्टी और काफ़ी मटमैला पानी तलछट का होता है, वहाँ इनका विकास देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जितना ये सह लेते हैं जीव उतना ये वहाँ पर भी थोड़ा सा गंदा भी पानी हो तो विकास होता है, लेकिन जितना ये सह लेते हैं ज़्यादा होगा तो वहाँ इनका विकास नहीं होगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं 30 से लेकर के 50 फैदम की गहराई में तक इनका समुद्र के अंदर विकास होता है। 1 फैदम ये 6 फीट के बराबर होता है। तो 30 से 50 और कुछ विद्वान कहते हैं कि 150 से 170 फैदम तक भी गहराई में अंदर विकास होता है, क्योंकि प्रकाश चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है इनको, तभी तो इनका डेवलपमेंट होगा। तो ये सारी शर्तें जब पूरी होती हैं तब ये पॉलिप जीव जो है वो डेवलप होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाते हैं, फिर वहाँ रहते हैं और फिर समय के साथ वो परतें जमती चली जाती हैं। जब मर जाते हैं तो इनका अपना शरीर का ढांचा रहता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो खोल रहता है वो सब परतों के तौर पर जमा होता रहता है और एक सख्त दीवार जो है समय के साथ निर्मित हो जाती है, जो समुद्री लहरों से, तूफानों से रक्षा करने का काम करती है। प्रशांत महासागर में ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, उसके बाद हिंद महासागर में दिखाई पड़ेंगी। और ये जो महासागर का पश्चिमी इलाका होता है जहाँ की व्यापारिक पवनें, इस इलाके में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो व्यापारिक पवनें होती हैं, तो महासागरों का जो पश्चिमी इलाका किनारा होता है, क्षेत्र होता है, वहाँ पर ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। जबकि जो पूर्वी क्षेत्र होता है महासागरों का, वहाँ पर ठंडा पानी जो है समुद्र से, क्योंकि गर्म जल धाराएं उधर चली जाती हैं तो ठंडा पानी नीचे से ऊपर आ जाता है, तो इसलिए पूर्वी क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती, क्योंकि ठंडे इलाकों में इनका विकास नहीं होता है। तो ये हमने देख लिया, ये सारी शर्तें होती हैं तब जा करके प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो ये हमने बातें देख ली, तो थोड़ा सा हम इसका चित्र भी देख लेते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसी तरह से देखें, ये प्रवाल भित्ति एक ग्रेट बैरियर रीफ है जो आपके सामने उसका चित्र है, ऑस्ट्रेलिया में, ये भी इसका चित्र है। तो देखें ये दिखाई पड़ेगा, फिर ये देखें यहाँ पर ये प्रवाल दिखाई पड़ रहे हैं और ये इस तरह की आकृति समुद्र में नज़र आती है। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो महासागरों के जो पश्चिमी किनारे पर ये धाराएं जो होती हैं, यानी जो समुद्री धाराएं होती हैं, गर्म समुद्री धाराएं, व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो इन धाराओं को लाती हैं, जिस वजह से जो पश्चिमी किनारे होते हैं महासागरों के, वहाँ पर ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। तो प्रशांत महासागर में ज़्यादा हैं। तो ये हमने देख लिया कि समुद्र में बहुत अधिक गहराई में इनका विकास नहीं होता है। 30 से 50 फैदम की गहराई पर ही अधिकतर इनका विकास देखने को मिलता है, लेकिन 150 से 170 फैदम तक भी इनका विकास होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है बहुत नीचे जाने पर कम होता जाता है, इनको प्रकाश चाहिए होता है। इसी तरह देखें, अत्यधिक लवणता इनके लिए घातक होगी। मध्यम स्तर की, क्योंकि हम लोग भी खाने में उतना ही नमक इस्तेमाल करते हैं जितना सूट करता है, तो मध्यम स्तर की जो लवणता होती है इनके लिए फ़ायदेमंद होती है। ज़्यादा होगी तो उस पानी में इनका विकास नहीं होगा। अधिक तलछट जो है होने पर प्रवाल जीव मर जाते हैं, क्योंकि मुंह के अंदर इनके मिट्टी चली जाएगी ना, तो ये मर जाएंगे। गंदा पानी होगा तो मिट्टी मुंह में चली जाएगी और फिर इनकी डेथ हो जाएगी, तो इसलिए वहाँ इनका विकास नहीं होता है। निर्मल जल में ज़्यादा पाए जाते हैं ये, और नमक वाला निर्मल जल होना चाहिए और गर्म भी होना चाहिए, क्योंकि गर्मी 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की इनको चाहिए होती है। डेल्टा इलाकों में क्योंकि ज़्यादातर पानी मटमैला होता है, तलछट ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ प्रवाल जीव नहीं पाए जाते हैं। जावा द्वीप में भी देखेंगे आप, तो वहाँ पर इनका विकास इसीलिए नहीं हो पाया, वहाँ पानी गंदा है। प्रवाल जीव जो होते हैं समूह में क्योंकि निवास करते हैं, शांत जल में इनका विकास होता है। बताइए, समूह में रहते हैं तो शांत जल चाहिए होता है। इसी तरह से देखें, क्योंकि इनके लिए पर्याप्त लवणता होना आवश्यक है, इसलिए ताज़े जल में इनका विकास नहीं होता है। यानी जो ऐसा पानी जो ताज़ा है लेकिन उसमें लवणता नहीं है, वहाँ पर इनका विकास नहीं होगा। यानी ठंडे पानी में भी नहीं होगा और ऐसे पानी में भी नहीं होगा जो साफ़ तो है लेकिन उसमें लवणता नहीं, तो वहाँ भी विकास नहीं होगा। इसी तरह देखें, अब प्रवाल भित्तियों के प्रकार देख लेते हैं। तो ये हमने देख लिया कि जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो प्रशांत महासागर में ज़्यादा हैं, उसके बाद आपके हिंद महासागर में है, अटलांटिक महासागर में भी द्वीपीय जो क्षेत्र है वहाँ पर विकास हुआ है। ब्राज़ील में भी है, अफ्रीका के पूर्वी तट पे भी है, मेडागास्कर में भी है। अभी ये तथ्य आएंगे। अब प्रवाल भित्तियों के प्रकार देख लेते हैं। जैसे एक है प्रकार तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय का मतलब है कि समुद्र तट के एकदम शुरुआती, जैसे नहाने के लिए लोग समुद्र में जाते हैं तो तटवर्ती क्षेत्र होता है, ठीक वहीं से प्रवाल भित्तियों का विकास दिखाई पड़ता है। तो एक ऐसा प्रकार
जो तट से ही प्रवाल भित्तियां निर्मित हो जाती हैं उसको तटीय प्रवाल भित्तियां यानी फ्रिंजिंग रीफ्स कहा जाता है। इनका विकास द्वीपों अथवा महाद्वीपों में होता है। द्वीप होंगे तो द्वीपों के पास से ही जहां तटवर्ती इलाका होगा वहां से होगा, महाद्वीप है तो वहां के तटवर्ती क्षेत्रों से ही एकदम तट से सट करके ही ये प्रवाल भित्तियां निर्मित होती हैं, कुछ दूर जा करके विकास नहीं होता है। अब जो आगे अभी प्रकार आएगा वहां पे दूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये जो प्रकार है तटीय प्रवाल भित्ति का, एकदम तट के पास से ही इसका निर्माण होने लगता है। तो मन्नार की खाड़ी के निकट रामेश्वरम के पास तटीय प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। फ्लोरिडा के तट पर भी ऐसी प्रवाल भित्तियां दिखाई पड़ती हैं। इसी तरह से देखें अवरोधक प्रवाल भित्ति, अवरोधक माने रोकने वाली। ग्रेट बैरियर रीफ, क्योंकि तूफानों को, सुनामी को रोकने का काम किया जाता है, इसीलिए ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। और ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े तौर पर इसका मतलब काफ़ी विस्तार देखने को मिलता है, 2000 किलोमीटर से ऊपर। तो देखें इसका आकार सभी प्रवाल भित्तियों से बड़ा होता है। इन भित्तियों का बेस या आधार हम कहें तो 180 मीटर से अधिक गहराई पर होता है। नीचे जो प्रवाल भित्ति होती है उसका बेस हम कहें बहुत मोटा होता है। जैसे जैसे दीवार समुद्र के ऊपर जल सतह पर आने लगती है तो उसमें पतलापन आने लगता है। नीचे काफ़ी आधार जो है वो मोटा होता है, बेस में मजबूती होती है। तो हमने ये देख लिया कि 180 मीटर से अधिक गहराई पर होता है। समुद्र की ओर इनकी ढाल तीव्र होती है, यानी जो अवरोधक प्रवाल भित्ति होती है वो समुद्र की तरफ ढाल जो है इनकी बहुत तेज होती है। इसी तरह देखें समुद्र तट तथा प्रवाल भित्ति के बीच की दूरी 30 मीटर से लेकर के 5 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी समुद्र का जो तट होता है तो ग्रेट बैरियर रीफ जो होती है, ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के, तट से हम 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाएं तब जाकर के प्रवाल भित्ति का वहां आरंभ होता है। लेकिन सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि 30 मीटर से लेकर के 5 किलोमीटर तक दूरी पर इनका निर्माण होना शुरू हो जाता है तट से। यानी ये जो प्रवाल भित्ति होती है, ग्रेट बैरियर अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर रीफ जो होती है, इसका निर्माण ठीक समुद्र तट पर नहीं होता है, बल्कि कुछ दूर जाने पर 30 मीटर से लेकर के 5 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी समुद्र तट तथा प्रवाल भित्ति के बीच की दूरी, यानी जो समुद्र तट होता है और प्रवाल भित्ति के बीच की दूरी जो होती है वो 30 मीटर से लेकर के 5 किलोमीटर तक हो सकती है। जबकि कहा जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है वो लगभग तट से 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होती है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन जो मानक है वो यही है कि जो समुद्र तट से दूरी होती है वो 30 से 5 किलोमीटर की होती है। और बीच में मानी बात है जो जल होगा उसको लैगून बोलेंगे, क्योंकि जब वो दीवार निर्मित होगी तो तट और दीवार के बीच का जो जल होगा उसको लैगून कहा जाएगा। बाद में दीवार के बाद फिर एक विशाल हमको समुद्र दिखाई पड़ेगा और वहाँ से जो लहरें आएंगी उसको रोका जाएगा दीवार के जरिए। तो ये बात हमारे समझ में आ गई। इसी तरह देखिए वलयाकार प्रवाल भित्ति होती है जिसको एटोल कहा जाता है। इसका निर्माण एकदम बीच समुद्र में होता है। अगर कोई द्वीप है तो वहाँ पर भी होगा और ये कह सकते हैं कि द्वीप के चारों तरफ ये निर्मित हो जाती है। तो ये काफ़ी समुद्र के अंदर इसका जाकर के कहीं विकास होता है। यानी पहले तटीय प्रवाल भित्ति होगी, फिर बैरियर रीफ होगी, उसके बाद ये एटोल का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण किसी द्वीप के चारों ओर होता है। ये छिछले लैगून को पूर्णतः ये अंतरा घेरे रहती है। प्रशांत महासागर के में इनकी संख्या अधिक होती है। ये जो वलयाकार प्रवाल भित्ति है प्रशांत महासागर में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। लक्षद्वीप समूह में भी अनेक प्रवाल वलय उपस्थित हैं। तो ये हमने देखा। इसी तरह देखें प्रवाल द्वीप, कोरल आइलैंड की बात की जा रही है। जब चट्टानों के रूप में प्रवाल समुद्र से ऊपर मानी बातें दिखाई देने लगेंगे तो उन्हीं को द्वीप कहा जाता है। तो अब ये देखिए इन्हीं को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। इनका आकार बहुत छोटा होता है और इनकी परिधि कुछ 100 मीटर से अधिक नहीं होती है। यानी जो घेरा होता है वो बस 100 मीटर के आसपास का रहता है। लेकिन कुछ प्रवाल द्वीप कई किलोमीटर लंबे तथा चौड़े होते हैं। ये प्रायः अंडाकार होते हैं, यानी ये अंडाकार होते हैं जो प्रवाल द्वीप होते हैं। तो अब देखें महत्वपूर्ण कुछ जानकारी भी है इसमें। जैसे प्रवाल भित्तियां हैं तो मुख्यतः महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ही पाई जाती हैं। जावा तथा सुमात्रा द्वीपों के पश्चिमी समुद्री जल क्योंकि मटमैला गंदला होता है तो इसलिए वहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। जावा और सुमात्रा द्वीपों के पश्चिमी भाग में पानी गंदा होता है तो गंदे पानी में इनका विकास नहीं होता है। प्रवाल भित्तियों का सबसे अधिक विकास प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर में हुआ है। इसी तरह देखें
मेडागास्कर तथा अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। अटलांटिक महासागर में पश्चिमी द्वीप समूह के निकट भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ब्राजील के तट से कुछ दूरी पर भी कुछ प्रवाल भित्तियां मिलती हैं। यह तथ्यात्मक जानकारी इसमें शामिल कर दी गई है। इसी तरह देखें 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वहाँ पर इसका क्योंकि निर्माण कहीं ना कहीं होगा, इसके बीच ही होता है, यहीं पर गर्मी रहती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इसी तरह देखें आप कि ये प्रवाल जो भित्तियां होती हैं अधिकतर महासागरों के पश्चिमी किनारों पर ही पनपती हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में व्यापारिक पवनें चलती हैं जो समुद्र के ऊपरी गर्म जल को महासागरों के पश्चिमी भागों में एकत्रित कर देती हैं, क्योंकि गर्म पानी में ही इनका विकास होता है। और जो पूर्वी इलाका होता है वहाँ ठंडा पानी डेवलप हो जाता है, गहराई से ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जो महासागरों का पूर्वी इलाका होता है वहाँ पर प्रवाल भित्तियां नहीं डेवलप हो पाती हैं ठंडे पानी की वजह से। महासागरों के पूर्वी भागों में जल की कमी हो जाती है, जिसे पूरा करने के लिए समुद्र के निचले भागों से ठंडा जल ऊपर आ जाता है और ठंडे जल में प्रवाल पनप नहीं पाते हैं। तो ये हमने देखा कि एक नेचर ने सुरक्षा का इस तरह से इंतज़ाम किया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो प्रवाल भित्तियाँ हैं उनकी रक्षा की जाए, क्योंकि प्रदूषण के वजह से जो है समुद्र में क्योंकि प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से प्रवाल भित्तियों में क्षरण प्रारंभ हो गया है। अगर प्रवाल भित्तियां नहीं होंगी तो फिर हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो क्षेत्र है जहां लोग रह सकते हैं तटवर्ती क्षेत्रों में, तो फिर सुनामी और तूफान से बचना बहुत मुश्किल होगा। और जो हम कह सकते हैं कि जो जंगल का इलाका होता है, वनीय क्षेत्र होता है, उसका भी कहीं कहीं नाश होगा और जीव जंतुओं को हानि हो सकती है। तो इसलिए जो नेचर ने एक कहीं ना कहीं एक चीज़ें निर्मित की हैं समय के साथ, उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी है। जब किसी चीज़ का महत्व पता चल जाए तो उसकी रक्षा करने का काम पूरी ईमानदारी के साथ वैश्विक प्रयासों के तहत किए जाने की ज़रूरत है। इसको गंभीरता से लिया जाए, ताकि जो एक हम कह सकते हैं कि सुरक्षा कवच के तौर पर एक चीज़ निर्मित हुई है, प्रकृति में डेवलप हुई है, उसको बचाया जा सके। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।